हेलो फ्रेंड, जीके पिक्स में आपका स्वागत है। आज का यह टॉपिक बायोलॉजी से रिलेटेड है। इस टॉपिक में उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जहां से हमेशा प्रश्न आते रहते हैं। आज का सभी प्रश्न प्रदूषण पर आधारित है, जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया है। वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज का यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है परंतु प्रदूषक नहीं है। यहाँ पर प्रश्न है, वह कौन सा ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है परंतु उससे प्रदूषण नहीं फैलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। शेष सभी जैसे कोयला, लकड़ी, नाभिकीय ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा का ही स्रोत है, परंतु इनसे प्रदूषण फैलता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 0.03%। कई बार यहाँ से इसकी मात्रा याद करने में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है। जैसे दिमाग में आता है 0.03% है या 0.003% है। यहाँ पर देखिए 0.03% में 2 जीरो है, एक जीरो है पॉइंट के पहले, जबकि दूसरा जीरो है पॉइंट के बाद। हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। यहाँ पर देखिए O 2 बार आया है। इस प्रकार O से आप जीरो को याद रखिए, क्योंकि जीरो भी O की तरह ही दिखता है। CO2 में O के बाद 2 आया है, इसलिए मात्रा में भी 2 जीरो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ओजोन परत कितनी ऊंचाई पर स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 से 40 किलोमीटर, परंतु इसकी वास्तविक ऊंचाई 30 से 32 किलोमीटर है। यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन याद रखना है, पहला 25 से 40 किलोमीटर, दूसरा 30 अथवा 32 किलोमीटर। ओजोन परत से कई प्रश्न बनते हैं। पहला आपको ध्यान रखना है कि ओजोन परत कई बीमारियों से बचाता है। दूसरा ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तीसरा याद रखना है कि ओजोन की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। आपको चौथा पॉइंट याद रखना है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र हो गया है। पांचवा आपको मॉन्ट्रियल सम्मेलन याद रखना है, जहां पर ओजोन परत की सुरक्षा की बात की गई थी। यह सम्मेलन 16 सितंबर 1987 को किया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को याद रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत को कम करने के लिए उत्तरदायी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वैसे तो ओजोन परत को कम करने में कई गैस की भूमिका है, परंतु इनमें सर्वाधिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्थान आता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित प्रदूषक है। मुख्य रूप से यह रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशन से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत ऑप्शन ए CO को CO2 में परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है, ऑप्शन सी ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करता है, ऑप्शन डी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पराबैंगनी किरण सूर्य के प्रकाश से आता है, जिसे ओजोन परत पृथ्वी तक पहुंचने में उसे रोकता है। इस प्रकार ओजोन परत कई बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस प्रदूषण से होने वाली एक रोग है। इस रोग का मुख्य लक्षण यह है कि श्वास नली में सूजन आता है। चलिए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक ब्रोंकी वर्ड है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि श्वास नली के माध्यम से ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, यही ऑक्सीजन एक नली के माध्यम से फेफड़ा तक पहुँचता है। ऑक्सीजन जिस नली के माध्यम से फेफड़ा तक पहुँचता है, उस नली को ब्रोंकी कहते हैं। अगर आप इसका अर्थ समझ गए तो इसे आसानी से याद रख सकते हैं। ध्यान में रखना है कि इस रोग में श्वास नली में सूजन आ जाती है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण का प्रमुख कारक क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साबुन। वैसे तो जल प्रदूषण के कई प्रमुख कारक हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मानवीय कारक है। इसके अलावा औद्योगिक केमिकल, एसिड रेन इत्यादि आते हैं, परंतु जल प्रदूषण के पीछे मानवीय कारण सबसे प्रमुख आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे स्थान पर मीथेन है, जबकि तीसरे स्थान पर नाइट्रस ऑक्साइड है। इन सभी का क्रम ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। ये सभी गैस पृथ्वी को मुख्य रूप से गर्म करने के लिए उत्तरदायी होती है। हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कई प्रकार की गैस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प। ये सभी गैस पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी हैं। यहाँ पर इन गैसों के उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को दिया गया है। इन सभी बिंदु को ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी कई गैस हैं, जिसमें पहले स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड आता है, दूसरे स्थान पर मीथेन आता है, तीसरे स्थान पर नाइट्रस ऑक्साइड आता है,
इसके अलावा जल वाष्प है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये सभी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र में कौन सी विषैले गैस का रिसाव हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिथाइल आइसोसाइनेट। 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र में इस गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण हजारों लोग की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर इसके अलावा इसकी तिथि को याद रखना है। वर्तमान में इसका नाम डाउ केमिकल्स है। अगला प्रश्न है, मिनीमाता रोग किस कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जल में मरकरी के प्रदूषण से। यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से याद रखिए, मिनीमाता का पहला अक्षर म है, यहाँ पर मरकरी का पहला अक्षर म है। आप इसे जोड़कर याद रखिए, जल में मरकरी के प्रदूषण से मिनीमाता रोग होता है। इस रोग का संबंध मुख्य रूप से जापान से है। अगला प्रश्न है, इटाई इटाई रोग किसके प्रदूषण से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैडमियम के प्रदूषण से। इटाई इटाई रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है। इस रोग में अस्थियों एवं जोड़ों के दर्द के अलावा यकृत व फेफड़ों का कैंसर भी हो जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लैक फुट रोग किस तत्व के कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्सेनिक। यह रोग आर्सेनिक के कारण होता है। इस रोग के कारण त्वचा तथा फेफड़ों का कैंसर भी हो जाता है। मुख्य रूप से यह रोग पशुओं में अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हानिकारक किरणों से हमारा बचाव कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समताप मंडल। देखिए यहाँ से एक प्रश्न और याद रखिए, हानिकारक किरणों से हमारा बचाव ओजोन परत भी करता है। यह परत समताप मंडल में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है, बाकी शेष सभी वायु प्रदूषक है। वैसे तो आपको देखने में महसूस होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी वायु प्रदूषक है, परंतु यह ध्यान में रखना जरूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति श्वसन द्वारा भी होती है, अर्थात मानव के श्वसन द्वारा भी इसकी उत्पत्ति होती है। इसलिए ऑप्शन के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड को वायु प्रदूषक नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वायु प्रदूषण नहीं होता है? यहाँ पर इसी टाइप का 2 प्रश्न लिया गया है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा वायु प्रदूषण नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। देखिए इसके पहले प्रश्न में कार्बन डाइऑक्साइड आंसर हुआ था, परंतु इस प्रश्न में हाइड्रोजन आंसर हुआ है। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर मुख्य रूप से ऑप्शन पर डिपेंड है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को हमेशा एक साथ पढ़िए। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का महत्वपूर्ण कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, NO2 और SO2, अर्थात नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में ये दोनों गैस पाए जाते हैं। ये दोनों गैस जल के साथ अभिक्रिया कर अम्ल वर्षा का निर्माण करता है। मुख्य रूप से नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कारखानों के चिमनियों एवं वाहनों के ईंधन के जलने से उत्पन्न होता है। आपको ध्यान रखना है कि अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से 2 गैस उत्तरदायी है, एक है नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, परंतु इन दोनों में सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। इसे ध्यान में जरूर रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का प्रमुख अवयव है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से 2 गैस उत्तरदायी है, एक है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल का ही भाग है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अम्लीय वर्षा के कई कारण हैं, जैसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, जंगलों की कटाई, ये सभी अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारण हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल को क्षति पहुंच सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मथुरा तेल रिफाइनरी से निकलने वाले वायु प्रदूषक से। इससे ताजमहल की बहुत ही क्षति पहुंच सकती है। इसके अलावा एक अम्लीय वर्षा को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अम्लीय वर्षा से भी स्मारकों को क्षति पहुंचता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। पहला है, अम्ल वर्षा से मिट्टी तथा जलाशय प्रदूषित होता है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है, अम्ल वर्षा संगमरमर को प्रभावित करता है, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड फसल की उत्पादकता को कम करता है, यह भी बिल्कुल सही है। अर्थात ये सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है, प्रदूषित वायु में श्वास लेने से निम्न में से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्वसन रोग। देखिए यहाँ पर प्रश्न में आंसर छुपा हुआ है, इस प्रकार इस बीमारी को यहाँ से जोड़कर याद रख सकते हैं। प्रदूषित वायु में श्वास लेने से श्वसन रोग होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्मारकों को क्षति पहुँचती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड एवं वाष्प के कारण। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अम्लीय वर्षा में ये दोनों मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तथा अम्लीय वर्षा स्मारकों को क्षति पहुंचा सकती है।
मुख्य रूप से नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड व वाष्प के कारण ऐतिहासिक स्मारकों को क्षति पहुंचती है। अगला प्रश्न है, ब्लू बेबी रोग किस कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जल में नाइट्रेट की अधिकता से। जल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी रोग होता है। यह रोग मुख्य रूप से बच्चों में होता है। इस रोग में बच्चों का रंग हल्का नीला पड़ जाता है। देखिए प्रश्न में इसके आंसर छुपा हुआ है। पहला यह बेबी को होता है, दूसरा इस रोग में बच्चों का रंग ब्लू हो जाता है। यह रोग मुख्य रूप से जल में नाइट्रेट की अधिकता से होता है। जल में नाइट्रेट की अधिकता होने पर वह हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करके मिथेमोग्लोबिन बनाता है, जो शरीर में ऑक्सीजन के संचरण को अवरुद्ध करता है, अर्थात शरीर में ऑक्सीजन को प्रवेश को बाधित करता है। अगला प्रश्न है, पैन का निर्माण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह पेट्रोलियम पदार्थों के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपूर्ण दहन के कारण होता है। यह एक प्रकार का प्रदूषक तत्व है जो हमारे वातावरण के लिए हानि होता है। अगला प्रश्न है, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैंसर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से कई प्रकार के रेडिएशन आता है, इसी रेडिएशन से कैंसर नामक बीमारी भी होता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक किस प्रकार का अवशिष्ट पदार्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीवों द्वारा अवघटनीय प्रदूषक है। यहाँ पर अविघटनीय शब्द को समझना जरूरी है। अविघटनीय का अर्थ यह होता है वैसे पदार्थ जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, उसे अविघटनीय पदार्थ कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लास्टिक कई वर्षों तक समाप्त नहीं होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इसे समाप्त होने में लगभग 500 साल लगता है, अर्थात यह जीवों द्वारा अवघटनीय प्रदूषक है। यह वातावरण के लिए बहुत बड़ा प्रदूषक पदार्थ है। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों के पेट्रोल के जलने पर वायु प्रदूषण होता है क्योंकि इसमें कई गैस का निर्माण होता है। आइए जानते हैं वह कौन कौन सी गैस है। वह है CO2, CO, NO2 तथा हाइड्रोकार्बन, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन। ये सभी स्वचालित वाहनों में पेट्रोल के जलने से उत्पन्न होता है, जो पर्यावरण में वायु को प्रदूषण कर रहा है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीव के श्वसन से। जीव द्वारा श्वसन के माध्यम से भी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, चिमनी से निकलने वाले उपस्थित उड़ान राख की मात्रा को कम करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा। ये देखिए फैक्ट्रियों की चिमनी है जहाँ से फ्लाई ऐश निकल रहा है, इनकी मात्रा विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा कम किया जाता है। चलिए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। वर्तमान समय में लगभग सभी फैक्ट्री विद्युत से ही चलता है और फैक्ट्री की जो फ्लाई ऐश है वह चिमनी के माध्यम से बाहर निकलता है और फैक्ट्री के सभी चिमनी विद्युत के माध्यम से चलता है। तो इस प्रकार आप जोड़ कर याद रख सकते हैं, चिमनी से निकलने वाले उड़न राख विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा कम किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देता है। अगला प्रश्न है, त्वचा कैंसर की दर में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। त्वचा कैंसर के कई कारण हैं, जिसमें जल प्रदूषण है, खाद्य पदार्थों में मिलावट है, पराबैंगनी किरणों में बढ़ोतरी है। ये सभी त्वचा कैंसर के कारण हैं। अगला प्रश्न है, फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धूम्रपान, अर्थात स्मोकिंग के माध्यम से फेफड़ों के कैंसर होता है। अगला प्रश्न है, भूमि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त ए तथा बी दोनों। भूमि प्रदूषण के कई प्रमुख स्रोत हैं, जिसमें शहरी कूड़ा भी है तथा खेतों में उपयोग होने वाला कीटनाशक है। ये सभी भूमि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवों द्वारा अपघटनीय प्रदूषक नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन है, DDT। यह अपघटनीय प्रदूषक नहीं है। इसकी खोज पॉल मूलर ने किया था। इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न आ चुके हैं। यह मुख्य रूप से खेतों में कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, महानगरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। यह महानगरों में सबसे बड़ा वायु प्रदूषक है। इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से वाहनों द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन से संबंधित संगठन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेरी। नेरी का अर्थ है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय नागपुर में है। इसे ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आता है। आप इसे जोड़ के भी याद रख सकते हैं। नागपुर का पहला लेटर N है, यहाँ देखिए नेरी का पहला लेटर N है, तो आप यहाँ से जोड़कर याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः उपयोग में आने वाले डिटर्जेंट में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ABS। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले डिटर्जेंट में
कई प्रकार के अल्काई एवं सल्फेट पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, संघ में पाया जाने वाला कौन सा प्रदूषक प्राणियों के लिए सर्वाधिक हानिकारक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कॉपर तथा जिंक। यह देखिए संघ का पीक है जिसमें कॉपर तथा जिंक पाया जाता है, जो प्राणियों के लिए सर्वाधिक हानिकारक होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक धुंध के प्रभाव से वातावरण में ऑप्शन ए ओजोन स्तर और घना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, ओजोन स्तर का विघटन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर घटता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश रासायनिक धुंध के कारण ओजोन स्तर का विघटन होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध एक प्रकार का प्रदूषक है जो हमारे वातावरण में पाई जाती है। यह मुख्य रूप से शहरों में ऑटोमोबाइल एवं जनरेटर के माध्यम से उत्पन्न होता है। इससे निकलने वाले धुएं से नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन मिलकर प्रकाश रासायनिक स्मोग बनाता है, जो एक प्रकार का प्रदूषक है जिसके कारण ओजोन स्तर का विघटन होता है। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रकाश रासायनिक स्मोग प्रथम बार कहाँ प्रेक्षित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन है लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स अमेरिका का एक शहर है जहाँ प्रथम बार प्रकाश रासायनिक स्मोग प्रेक्षित किया गया था। अगला प्रश्न है, विकिरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। विकिरण प्रदूषण के कारण उत्परिवर्तन होता है, साथ ही कैंसर जैसी रोग होती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि उत्परिवर्तन क्या है। जब किसी जीन के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। मुख्य रूप से इसके उत्तरदायी विकिरण प्रदूषण है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा जल प्रदूषण मापा जाता है? इसका सही आंसर है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा जल में स्थित प्रदूषण को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वायु प्रदूषक के कारण हे फीवर होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए परागकण। यह रोग एलर्जी के कारण होता है जिसमें व्यक्ति को जुकाम, सर दर्द, फीवर आदि होता है। हे फीवर को एलर्जिक राइनाइटिस अथवा परागत ज्वर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रदूषित जल में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑप्शन ए कम होता है, ऑप्शन बी अधिक होता है, ऑप्शन सी नहीं होता है, ऑप्शन डी सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अधिक होता है। किसी भी जल का प्रदूषण बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के माध्यम से पता लगाया जाता है। यदि जल में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अधिक होता है तो इसका अर्थ है कि जल प्रदूषित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मृदा को प्रदूषित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूरिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूरिया का प्रयोग खेतों में किया जाता है, परंतु यूरिया के अधिक प्रयोग करने से मृदा की उर्वरता शक्ति कम होती है क्योंकि यूरिया मृदा को प्रदूषित करता है। अगला प्रश्न है, वह परितंत्र जिसका निर्माण मानव स्वयं करता है क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जीवभार, जिसे बायोमास भी हम लोग कहते हैं। बायोमास का निर्माण मानव स्वयं करता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण से व्यक्ति बहरा हो जाता है, इमारत गिर सकती है, भावात्मक विक्षोभ हो जाता है अथवा ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है भावात्मक विक्षोभ हो जाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखिए, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना क्या प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तूफान का। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना तूफान का संकेत होता है। यहाँ पर इसके अलावा दो प्रश्न और बनते हैं, चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है अचानक गिर जाना। अचानक गिर जाने से तूफान आता है। देखिए, जब कहीं भी तूफान आता है वहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो अचानक गिर जाता है क्योंकि तूफान की गति बहुत ही अधिक होती है। दूसरा याद रखना है कि यदि धीरे धीरे गिरता है तो इसका अर्थ वर्षा का आगमन होता है। अचानक गिरेगा तो तूफान का आगमन होता है, जबकि धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा का आगमन होता है। जब वायुमंडलीय दबाव ऊपर की ओर बढ़ता है तो इसका अर्थ मौसम स्वच्छ होता है। इस प्रकार यहाँ पे 3 प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5 जून। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य एक ही है, पूरे विश्व के लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना। क्योंकि यदि पूरे विश्व का पर्यावरण अच्छा होगा तो यह पूरे मानव जाति के लिए अच्छा साबित होगा। यह प्रदूषण पर आधारित सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए पूरी वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि इस टॉपिक से इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो से आपको थोड़ा भी फायदा हुआ हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए क्योंकि आपका सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे वीडियो बनाने में मदद मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।